हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम इस चैप्टर में इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी न्यूज़पेपर्स के थ्रू और टीवी न्यूज़ के थ्रू बहुत सारी जानकारी देखते और सुनते हैं वेदर के बारे में, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो वेदर क्या होता है आपका? वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसी को हम वेदर यानी कि मौसम कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। इसमें हम इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर को, रेनफॉल को और सनशाइन यानी कि विकिरण को। एग्जाम्पल के थ्रू इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि कभी हमें हॉट और कोल्ड वेदर देखने के लिए मिलता है, कभी सनी और क्लाउडी, कभी विंडी और काम। और इस तरीके से हमें डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि जब समर सीज़न होता है तो हम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना या पीना पसंद करते हैं, वार्म क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं जिससे कि हम गर्मी को सहन कर सकें या उससे बच सकें। उसी तरीके से दूसरी तरफ देखा जाए तो विंटर सीज़न में हम क्या करते हैं, हम हॉट चीज़ें यानी कि गर्म चीज़ों को खाना या पीना पसंद करते हैं और वार्म क्लॉथ्स को पहनते हैं जिससे कि हम सर्दी से बच सकें। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसी को हम वेदर कहते हैं। इंडिया में जो हमें मेजर सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं वो है आपके विंटर, समर, रेनी और ऑटम। दिसंबर टू फरवरी तक का जो सीज़न है आपका कोल्ड वेदर सीज़न, उसे हम विंटर सीज़न के नाम से जानते हैं। मार्च टू मई तक का जो हॉट वेदर सीज़न होता है उसे समर सीज़न के नाम से जानते हैं। वहीं जून से सितंबर तक का जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न होता है उसे रेनी सीज़न के नाम से जानते हैं। और अक्टूबर से नवंबर तक का जो सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून होता है उसे हम ऑटम सीज़न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि इंडिया में 4 सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। तो विंटर में क्या होता है, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। सन रेज जो हैं वो एक रीजन में डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, यानी किसी एक या 2 या 3 या 4 पर्टिकुलर रीजन में जब सन रेज आपकी डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ वो टेम्परेचर लो होना स्टार्ट कर देगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ कोल्ड फील होगा, यानी कि वहाँ पर विंटर सीज़न हमें देखने के लिए मिलेंगी। इसी वजह से यानी कि टेम्परेचर के लो होने की वजह से हमें नॉर्दर्न इंडिया में विंटर सीज़न देखने के लिए मिलता है। ऐसा इंडिया की और भी स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं हॉट वेदर सीज़न के बारे में, यानी कि समर के बारे में। तो समर में क्या होता है, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इस रीजन में, यानी कि सीधी पड़ती हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर हमें गर्मी फील होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हमें समर सीज़न देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं डे टाइम पर और उन्हें हम कहते हैं लू। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सीज़न के बारे में, जो कि है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में होता क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो मेनलैंड है उसकी तरफ कुछ हवाएं चलती हैं और वो जो हवाएं हैं वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर भी लेकर चलती हैं। और जब ये हवाएं यानी कि विंड्स माउंटेन से टकराती हैं तो फिर आपको बारिश यानी कि रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए आपका इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ था हमारा अरेबियन
सी और यहाँ था हमारा बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से कुछ विंड्स आपको चलती हुई दिखाई देंगी और जब भी ये किसी माउंटेन से टकराएंगी तो फिर वहाँ पर आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो रेनफॉल तो आपको बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही ये हवाएं यानी कि ये विंड्स टकराती हैं माउंटेन से, ये वापस आती हैं और जैसे ही इनकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो वीक होने लगती है तो ये बारिश का रूप ले लेती है, यानी कि वहाँ रेन होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सीज़न की यानी कि 4th सीज़न की, जो कि है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, यानी कि मानसून के लौटने का जो मौसम होता है जिसे हम शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑटम सीज़न के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, जो विंड्स रेनी सीज़न में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं इंडिया के मेनलैंड की तरफ और बारिश करती हैं, वही जो विंड्स होती हैं वो इस टाइम पर वापस जाती हैं और वापस जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो जब ये वापस जा रही होती हैं विंड्स, तो इस सीज़न को हम कहते हैं सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। और इस सीज़न में हमें इंडिया के सदर्न पार्ट में और वो भी पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमने बात की इंडिया में हमें जो देखने के लिए मिलते हैं 4 मेन सीजन्स, उनके बारे में। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। हमने अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टाइटल में ही पढ़ा था कि हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। अभी तक हमने बात की वेदर के बारे में। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? डे टू डे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसे हम वेदर कहते हैं, लेकिन क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु है, क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। जो क्लाइमेट है आपका वो एक एवरेज वेदर कंडीशन है जिसे कि हम बहुत सारे जो साल हैं उनको मेजर करके निकालते हैं। किस तरीके से? इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर रीजन का अगर हमें क्लाइमेट देखना है या पता करना है कि कैसा है, तो हम उस पर्टिकुलर रीजन की 10, 15 या 20 साल की जो भी वेदर कंडीशंस रही हैं उनका एक एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज को निकालने के बाद हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट क्या है। तो चाहे वो इंडिया की बात हो या किसी और कंट्री के रीजन की, आप जब भी क्लाइमेट निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर रीजन पर जैसे भी वेदर कंडीशंस रही हैं पिछले 10, 15, 20 साल में, उसके एक एवरेज को निकालेंगे और उस एवरेज को निकालने के बाद हमें वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस पता चलेंगी। The climate of India has broadly been described as monsoon type. इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ मानसून टाइप, यानी इंडिया की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीज़न। मानसून अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है जिसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो होता है सीज़न यानी कि मौसम। क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो हमें देखने के लिए मिलती है ट्रॉपिकल रीजन में, और इस ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया की लोकेशन होने की वजह से यहाँ जो ज़्यादातर रेन होती है वो मॉनसून विंड्स के थ्रू होती है। और अगर यहाँ पर रेन अच्छी हो रही है, वर्षा अच्छी होती है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और अगर वर्षा कम है, रेन कम है, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इस तरीके से जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो बहुत हद तक रेन पर डिपेंड करता है। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेट होती है उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी एक प्लेस की क्लाइमेट के बारे में, उसकी जलवायु के बारे में जानना है तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी समुद्र से दूरी कितनी है और उसका उच्चावच कितना है। तब जाकर हम किसी प्लेस की क्लाइमेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के क्लाइमेट में हमें रीजनल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। वो किस तरीके से? वो कुछ ऐसे कि जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान के डेज़र्ट वाले एरिया में आते हैं, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी तरफ द्रास और कारगिल जो कि जम्मू और कश्मीर में आते हैं, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर कोस्टल प्लेसेस की, जैसे कि मुंबई और कोलकाता, तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हाँ, ये जो कोस्टल प्लेसेस हैं, जैसे कि मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया, वहाँ आपको ह्यूमिड वेदर कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि यहाँ की जो क्लाइमेट होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलती है, और कभी कभी तो राजस्थान के जैसलमेर में रेन हमें देखने के लिए ही नहीं मिलती, यानी कि वहाँ पर रेन होती ही नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया में हमें जो क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंसेस हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्रीन ग्रास देखने के लिए मिलती है, कुछ छोटे प्लांट्स जैसे कि बुश और श्रब्स, जिसमें कि कैक्टस के प्लांट आते हैं, फ्लावर प्लांट्स भी आते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज़ जैसे कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये भी देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ ऐसी ट्री भी हैं जिनमें बहुत कम लीव्स होती हैं, जैसे कि पाम ट्री। तो ये सब हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इसे पहले समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जिसके ग्रो होने में ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता और ह्यूमन की कोई हेल्प भी नहीं ली जाती है। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। तो वो grasses, shrubs और trees जो कि बिना किसी ह्यूमन हेल्प और इंटरफेरेंस के अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशंस देखने के लिए मिलती हैं, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन में भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि वर्षा की मात्रा नेचुरल वेजिटेशन में आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, और कहीं अगर कम रेनफॉल होगा तो वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी। वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं इंडिया में। थॉर्नी बुशेस भी पाई जाती हैं। माउंटेन वेजिटेशन हो गया, और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये बात रही इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब बात करते हैं वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। फॉरेस्ट इस अर्थ का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये बहुत सारे तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब की जाती है। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बांधे रखते हैं और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें फॉरेस्ट से
टिम्बर जो कि फर्नीचर के लिए हम यूज़ करते हैं मिलता है। फ्यूल के लिए जो वुड होती है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी मिलते हैं, हर्ब्स मिलती हैं, हनी और गम, ये सारी चीज़ें और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती हैं। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के, यानी कि वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास का काम करते हैं हमारे फॉरेस्ट। तो हमने जाना कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बट वहीं दूसरी तरफ हम अपनी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ट्रीज़ को रेकलेस तरीके से काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे कि भारी मात्रा में हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। हमें इसे रोकना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसी को देखते हुए 1950 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया और वो है प्रोग्राम आपका वन महोत्सव। 1950 में डॉक्टर KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ये जो डॉक्टर KM मुंशी हैं ये उस टाइम के हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड रहे। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए पेड़ों की तरफ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करें और पेड़ों की और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझें। ये जो वन महोत्सव है आपका वो हर ईयर जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव। फॉरेस्ट ह्यूमंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही ये वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए एज अ होम काम करते हैं, यानी कि वन्य जीवों का ये निवास होता है, उनका घर होता है। और यहाँ पर हमें यानी कि फॉरेस्ट में हमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ देखने के लिए मिलती हैं, एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स की। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है और इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर हमें इंडिया के वेरियस पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है। गुजरात के फेमस गिर फॉरेस्ट में हमें एशियाटिक लॉयंस देखने के लिए मिलते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसॉरस यानी कि एक सींग वाला गैंडा हमें असम के फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। एलिफेंट्स हमें केरला और कर्नाटका में भी देखने के लिए मिलते हैं। कैमल्स, वाइल्ड एसिस हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर हमें हिमालयन रीजन्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, वॉल्फ, जैकॉल, नीलगाय, चीतल। जितनी रिच इंडिया की वाइल्ड लाइफ है उतनी ही रिच इंडिया की बर्ड लाइफ भी है। हमारा जो नेशनल बर्ड है वो है पिकॉक और हमारे यहाँ बहुत सारे और भी कॉमन बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पैरट्स, पीजन्स, मैना, गीज़, बुलबुल और डक। इंडिया में बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं जो कि बर्ड्स को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन की जाती है हंटर से, यानी कि जो शिकारी हैं वो यहाँ पर आके बर्ड्स का शिकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया में हमें बहुत सारी स्नेक्स की स्पीशीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है कोबरा और क्रेट। इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है और जो बर्ड लाइफ है वो काफ़ी रिच रही, लेकिन फॉरेस्ट की जिस अंधाधुंध तरीके से कटिंग की जा रही है, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, उसकी वजह से हंटिंग बढ़ गई है और इसी वजह से बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं इंडिया की वो तेज़ी से डिक्लाइन कर गई हैं और कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी हैं।
इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए गए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, उसने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया। किस लिए? ताकि वो इंडिया के टाइगर्स और इंडिया के एलिफेंट को प्रोटेक्ट कर सके। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल की बोन से, उनके हॉर्न से, फर, स्किन और उनके फैदर से बनाई जाती हैं। अगर हम इन चीज़ों को ना खरीदें तो इन जानवरों का शिकार नहीं किया जाएगा और हम इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। एवरी ईयर वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्ज़र्व किया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इसे याद रखिएगा, हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एनिमल किंगडम को बचाने के लिए, उनके हैबिटेट को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हमें इस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानना ज़रूरी है और वो है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो सीज़न चेंज होने पर एक रीज़न से दूसरे रीज़न में माइग्रेट कर जाती हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ बर्ड्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे पिंटल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट। ये वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि हर विंटर सीज़न में इंडिया में माइग्रेट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ से, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ की बर्ड्स हैं और हर विंटर सीज़न में ये इंडिया में आ जाती हैं। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड लिटिल स्टिंट के बारे में बताया गया है कि ये लिटिल स्टिंट जो कि बहुत छोटी माइग्रेटरी बर्ड है, ये सिर्फ 15 ग्राम्स की होती है और ये आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए इंडिया पहुंचती है। तो यहाँ पर हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।